हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरह से आंसर लिखे जाएंगे। और सोल में तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है। और सोल में मोस्टली ये होता है कि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन वही रहता है, तो आंसर आपको वही लिखना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, नहीं, क्वेश्चन के साथ मैं उनके आंसर भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से आंसर लिखा जाएगा। अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सेमेस्टर 6 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस का आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इस बुक का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विद आंसर। आपको ऐसी वीडियो पूरे ही यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सबसे अलग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन पेपर में यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, जिन प्रश्नों को ऑलरेडी पूछा जा चुका है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर ही है और क्वेश्चन पेपर का ही डिस्कशन है, ऐसा नहीं है मैंने कहीं और से क्वेश्चन ले लिए हूँ, नहीं, ये आपका पिछले ही सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण क्या है? राज्य वैश्वीकरण का शिकार है या एजेंडा, या दोनों। ये आपको बताना है कि वैश्वीकरण क्या होता है और राज्य जो है वो वैश्वीकरण का शिकार है या एजेंडा, इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समकालीन वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जटिल परस्पर निर्भरता की व्याख्या कीजिए। यानी समकालीन समय में जो वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारा हिंदी में दे रखा है, जो है 2022 में जिनेवा में 12वें WTO मित्र स्तरीय सम्मेलन में वार्ताकार भू राजनीतिक तनाव के बावजूद प्रबल हुई। इस कथन के आलोक में दोहा दौर से लेकर हाल ही में जिनेवा सम्मेलन तक विकासशील देशों के लिए लाभ और हानि का विश्लेषण कीजिए। यानी इसमें हमें जो WTO मित्र राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बताना है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा ही डिटेल में। पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं आपका, फिर इनके आंसर देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका वैश्वीकरण की प्रक्रिया में परिस्थिति की प्रमुखता हतायात हुई है, टिप्पणी कीजिए। यानी वैश्वीकरण की जो परिस्थिति की प्रमुखता है वो हतायात हुई है, किस तरह से, ये भी देखने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी समकालीन विश्व की राजनीति में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है भूमंडलीय ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? हाल ही में संपन्न COP22 और इसमें भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी इसमें आपको वो भूमंडलीकरण, ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना है, और जो हमारा हाल ही में COP22 हुआ है उसमें भारत की जो भूमिका है उसके बारे में बताना है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नीचे है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे का आतंकवादी है, क्या आतंकवाद को भी जायज़ ठहराया जा सकता है? किस तरह से? अब हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख सकते हैं किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। मानव विकास सूचकांक, दूसरा है हमारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तीसरा है हमारा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम और चौथा है हमारा वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। हम चारों ही पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, यानी जो मेन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है उसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम दोबारा से एक बार। पहला क्वेश्चन था हमारा वैश्वीकरण के ऊपर, और वैश्वीकरण जो है वो राज्य के लिए एक शिकार है या एजेंट, ये या फिर दोनों, इस बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए अब देख लेते हैं इसकी शुरुआत आप कैसे लिखेंगे। देखिए पहले ही आपको इसका थोड़ा सा परिचय लिखना होगा। परिचय में आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्से आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिक जुड़े और परस्पर निर्भर हो जाते हैं। यानी वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे सभी देश के लोग, या ये कहें पूरे ही विश्व के जितने भी देश हैं, वो एक दूसरे के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया व्यापक निवेश, प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से संचालित होती है, और ये जो प्रक्रिया है ये हमारी
व्यापार, निवेश, प्रसार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से ही चलती है। ठीक है, वैश्वीकरण के प्रभाव से दुनिया में अधिक समरूपता, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक असमानताएं देखी जा सकती हैं। और वैश्वीकरण की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में समरूपता, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक असमानताएं भी देखी जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वैश्वीकरण की वजह से हम बहुत सारी विविधताएं देखते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की विविधता देखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे राज्य वैश्वीकरण का शिकार है या एजेंट, किस तरह से, चलिए देखिए। वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, एक शिकार के रूप में और दूसरा एजेंट के रूप में। हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से हम किसी भी राज्य को, एक राज्य मतलब यहाँ देश से है, ठीक है, पॉलिटिकल में हम राज्य वर्ड का यूज़ देश के लिए करते हैं, तो देश जो है वो किसी भी वैश्वीकरण की व्यवस्था के लिए एक शिकार भी हो सकता है, एक एजेंट भी हो सकता है। अब दोनों ही रूप में हम देख लेते हैं, राज्य यानी देश शिकार के रूप में किस तरह से हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक नियंत्रण का ह्रास। वैश्वीकरण के कारण राज्य को अपनी आर्थिक नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण कम हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का प्रभाव राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया पर हावी हो जाता है। यानी देखिए किसी भी देश की जो आर्थिक नीतियां होती हैं उन पर उसका जो नियंत्रण होता है वो कम हो जाता है वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाती हैं इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण राज्य को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में तेजी से परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी संस्कृति का प्रभाव स्थानीय संस्कृति पर पड़ रहा है, जिस पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों का क्षरण हो रहा है। यानी देखिए जो वैश्वीकरण है इसकी वजह से जो हमारी संस्कृति होती है और जो सामाजिक संरचना होती है उसमें तेजी से परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि पहले हम बाहर की चीज़ों को नहीं अपनाते थे, सिर्फ हमारी संस्कृति थी, पर अब क्या हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है उसका ह्रास हो रहा है, क्योंकि हम दूसरे देशों की संस्कृति अपना रहे हैं, दूसरे देशों को अपना रहे हैं। पहले जो हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह या फिर चाउमीन वगैरह थोड़ी ना खाते थे, हमारा तो सीधा खाना था दाल चावल और रोटी, लेकिन अब क्या है, हम पिज़्ज़ा, डोमिनोज ये सभी खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारी पारंपरिक संस्कृति थी, पारंपरिक रीति रिवाज थे, उनका ह्रास हो रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रही है या उनकी कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मानव तस्करी और वैश्व अवैध प्रसार जैसे मुद्दों को जन्म दिया, जिससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। यानी वैश्वीकरण की वजह से ही हम आतंकवाद को बढ़ता हुआ देख सकते हैं और मानव तस्करी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और जो अवैध प्रवास होता है यानी कोई भी अवैध आकर हमारे देश में रहने लग जाता है, ऐसी स्थिति देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो किसी भी राज्य या किसी भी देश की जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसको खतरा महसूस हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि राज्य एक शिकार के रूप में कैसे हो सकता है। अब हम देखेंगे राज्य एक एजेंट के रूप में, वैश्वीकरण का राज्य जो है वो एक एजेंट कैसे बन सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका। कई राज्यों ने वैश्वीकरण के अवसरों का लाभ उठाकर वैश्विक मंच पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। व्यापारिक समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता और कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से राज्य अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं सिर्फ शिकार ही नहीं है, वो एक एजेंट भी है। किस तरह से, देखिए जो हमारी राज्य है वो दूसरे देशों के साथ, यानी एक देश दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना पाता है, जो समझौते हैं वो कर पाता है, और जो कूटनीतिक नीतियाँ हैं वो बना पाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनको अच्छा बना पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक विकास की गति। राज्य ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अपनी आर्थिक विकास को तीव्र किया है। विदेशी निवेश आकर्षित करके, निर्यात को प्रोत्साहन देकर और उद्योग का विकास करके राज्य ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। यानी जो राज्य है या देश है उसने अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी तीव्र कर दिया है, ज़्यादा बढ़ा दिया है निवेश करके, और जो औरों के देश हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करके, अपनी वस्तुओं को बाहर भेज के, उद्योग को बढ़ाकर, इन सभी की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें तीव्रता आ गई है, यानी वो बढ़ने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते तकनीकी उन्नति। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य ने तकनीकी उन्नति और नवाचार को प्रोत्साहित किया है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने राज्य की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाया है, और हम कह सकते हैं वैश्वीकरण की वजह से जो हमारी तकनीक है उसकी जो उन्नति है वो अच्छी हुई है, और उसका बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, उसका प्रचार किया गया है, जिसकी वजह से हमें तकनीकी सहायता मिली है और हम तकनीक में भी आगे बढ़ पाए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण जो है इसके क्या प्रभाव होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। सकारात्मक में आप लिख सकते हैं आर्थिक समृद्धि। वैश्वीकरण ने कई राज्यों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और जीवन स्तर में सुधार किया है। यानी हम कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था में समृद्धि आई है, अर्थव्यवस्था सुधरी है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हों में रोजगार पैदा हुआ है, व्यापार बढ़ा है, जिसकी वजह से जो आर्थिक सुधार है, जो जीवन का स्तर है, उसमें सुधार आया है। ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक विनिमय। वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ाया है। यह सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। यानी वैश्वीकरण की वजह से जो सांस्कृतिक विनिमय है, या ये कहें संस्कृतियों के बीच जो अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। किस तरह से, देखिए पहले जो थे सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति में रहते थे, कोई दूसरे की संस्कृति को ना पहनना, ना ओढ़ना, ना खाना पसंद करता था। मतलब अलग अलग संस्कृति की अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर अब जो है वो मिक्स संस्कृति हो रही है, क्योंकि सभी लोग, एक व्यक्ति अलग अलग संस्कृति की चीज़ें खाता है। अगर वो जीन्स पहन रहा है तो वो वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो संस्कृति है उसको फॉलो कर रहा है। अगर वो फूड में चाउमीन वगैरह खा रहा है तो वो चाइना वगैरह की यहाँ की संस्कृति को फॉलो कर रहा है। अगर वो सूट शलवार पहनता है तो भारत की संस्कृति को फॉलो कर रहा है। तो एक ही व्यक्ति अब अलग अलग संस्कृतियों के साथ जुड़ाव महसूस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक समस्याओं का समाधान। वैश्वीकरण के माध्यम से राज्य वैश्विक समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी और महामारी का संयुक्त रूप से सामना करने में सक्षम है। अब देखिए जब हम वैश्विक स्तर पर एक साथ जुड़ जाएंगे तो अगर कोई भी ऐसी आपदा आ जाए जैसे कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी या महामारी, तो सभी देश एक साथ मिलकर उसका समाधान कर सकते हैं। इसमें आप उदाहरण के लिए अभी जो कोविड-19 आया था उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक महामारी तो थी कोविड-19 की, और सभी देशों ने मिलकर एक साथ सबने इसका सामना किया था ताकि इसको दूर किया जा सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे है हमारा नकारात्मक प्रभाव। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव को। नकारात्मक प्रभाव में आप लिख सकते हैं आर्थिक असमानताएं। वैश्वीकरण ने आर्थिक असमानता को बढ़ाया है। केवल कुछ ही देशों और व्यक्तियों को वैश्वीकरण के लाभ मिला है जबकि अन्य पिछड़ गए हैं। यानी हम ये भी देख सकते हैं वैश्वीकरण ने आर्थिक सामाजिक लाभ तो दिया है, लेकिन कुछ ही देशों को लाभ मिला है, और जो देश थे वो तो पीछे रह गए, उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं। तो हम ऐसी भी सिचुएशन देख सकते हैं जैसे कि वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला होगा, जो पहले से विकसित हैं और जो विकासशील हैं, या जो अभी विकासशील हैं या फिर उनसे भी पीछे देश हैं, उन्हें वैश्वीकरण का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो विकसित हैं उन्हें ही पता है क्या हाँ फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपने व्यापार को बाहर ले जा पाएंगे, अपना निर्यात कर पाएंगे, आयात कर पाएंगे। पर जो देश खुद ही अभी इतने पीछे हैं कि उन्हें निर्यात आयात की नहीं, अभी उन्हें विकास की ज़रूरत है, पीछे खींचने का काम हो गया, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संस्कृतिकरण। वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। कई संस्कृति विदेशी प्रभाव के कारण अपनी मौलिकता खो रही हैं। अब देखिए सांस्कृतिकरण भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी संस्कृति ऐसी हैं अब उनका ह्रास हो रहा है। अब उनका जो मूल रूप था, यानी जो पहले थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। अब वो दूसरी संस्कृतियों के साथ मिलकर जो उनका मूल था, जो वो रियल में थी, एक्चुअल में थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। क्योंकि देखिए अब हम भी अपनी संस्कृति को देखें, क्या हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो ज्ञान है, या फिर हमारी जो वो फॉलो करने की चीज़ें हैं, क्या वो हमारे पूर्वजों से मिलती हैं? नहीं। अब हमारी सोच में, हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, और हमारी जो आगे वाली जनरेशन होगी उसमें भी होगा वो चेंजेस, और हमसे ज़्यादा होगा। तो ये वैश्वीकरण जो है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को हानि पहुँचा रहा है, जो हमारी मूल संस्कृति को हम उसे भूलते जा रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कहें, जो हमारी संस्कृति है, हमारे में मंथ नेम जो होते थे, यानी जो हमारे महीनों के नाम होते हैं वो अलग होते थे। मुझे तो याद तक नहीं है वो क्या बोलते थे उन महीनों को, पर अब जनवरी फरवरी ही याद है। तो ये क्या है, ये हमारी जो जो हमारी संस्कृति है, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। और ये वेस्टर्न संस्कृति है जिसमें जनवरी फरवरी ये सारी चीज़ें याद होती हैं। हमारी संस्कृति में नहीं थे। हमारे जो संस्कृति है उनमें जो महीनों के नाम थे वो अलग थे। आप मुझे बताना कि आपको पता है वो नाम। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। वैश्वीकरण ने औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे पर्यावरणीय क्षति हो रही है। यह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन का कारण बन रहा है। यानी देखिए वैश्वीकरण जो है वो पर्यावरणीय जो
उस क्षति है उसको बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वैश्वीकरण है वो बस अपने व्यापार पर प्रभाव देता है, अपने व्यापार उद्योग को बढ़ाने के ऊपर बात करता है, पर वो पर्यावरण के ऊपर बात नहीं करता। तो जिसकी वजह से जो पर्यावरण है उसका दोहन हो रहा है। डेली हज़ारों लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं वैश्वीकरण के अंतर्गत, क्योंकि इन्हें बस व्यापार करना होता है। इस वजह से जो पर्यावरण है उसको अभी हाश होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखना मत भूलना, क्योंकि निष्कर्ष ही लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तभी टीचर को पता चलता है कि हाँ एक आप जो है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने निष्कर्ष के साथ लिखा है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, राज्य वैश्वीकरण में न केवल शिकार है बल्कि एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी है। यानी हम ये नहीं कह सकते जो राज्य है वो सिर्फ शिकार है, वो एक एजेंडा के रूप में भी कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, यह दोनों भूमिका को निभाता है और राज्य जो है वो दोनों ही भूमिका को निभाता है, एक शिकार के रूप में भी और एक एजेंट के रूप में भी। एक और यह वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण के लाभों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। राज्य के लिए आवश्यक है कि वह वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करे और उसके अवसरों का लाभ उठाने के लिए संतुलन और रणनीतिक दृष्टि को अपनाए। यानी वैश्वीकरण की वजह से जो हमारा एजेंट बन रहा है राज्य और शिकार बन रहा है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता है कि राज्य अपनी जो चुनौतियां हैं उनको सामना करे और एक संतुलन बनाए, यानी एक एजेंट के रूप में भी काम करे पर एक संतुलन बना के। ठीक है, आई होप आपको निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समकालीन वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जटिल परस्पर निर्भरता की व्याख्या कीजिए। अब हमें बताना है समकालीन समय में जो हमारी विभिन्न आयाम थे वैश्वीकरण के, उन्हें बताना है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी प्रस्तावना। आप इसकी प्रस्तावना कैसे लिख सकते हैं, या फिर ये कहें इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, समकालीन वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जटिल परस्पर निर्भरता की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। यह अवधारणा बताती है कि कैसे विभिन्न देश, संस्थाएं और लोग एक दूसरे पर कई स्तर पर निर्भर हो गए हैं। समकालीन वैश्वीकरण के 4 प्रमुख आयाम हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय। प्रत्येक आयाम में जटिल परस्पर निर्भरता की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। अब हम देखेंगे कि जो समकालीन वैश्वीकरण है उसकी जो प्रमुख 4 आयाम हैं उनको, पहला हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय। अब हम इन चारों को ही डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक आयाम। चलिए इसको देख लेते हैं। आर्थिक आयाम में आप लिख सकते हैं व्यापार और निवेश। विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे एक ही देश की अर्थव्यवस्था का संकट दूसरे देश पर भी प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी में देखा गया था। अब देखिए, जो सभी देश हैं वो आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी देश जो हैं वो आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग क्या है एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। और जो आर्थिक रूप से अगर किसी भी देश में संकट आता है तो वो पूरे ही विश्व को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख भी सकते हैं 2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, या आप एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सभी चीज़ बंद हो गई थी, तो वो भी एक आर्थिक मंदी के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं आपूर्ति श्रृंखला। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक हिस्से में गड़बड़ी से पूरी श्रृंखला पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी एक देश में कच्चे माल की कमी से कई देशों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यानी देखिए, ये जो है ये हमारी एक श्रृंखला की तरह है, एक पूरी चेन की तरह, चेन की तरह। मतलब जैसे कि देखिए, ये हमारा देश है, इस हमारे देश से ये जुड़ा हुआ है, ये चीन जुड़ा हुआ है, फिर ये पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, फिर अफगानिस्तान, फिर अमेरिका वगैरह हो गया, ये फिर रूस वगैरह हो गया, ये फिर उसके बाद में जो रशिया वगैरह हो गया, ये सारे ही इस तरह से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में। अगर हमारे देश में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है या फिर जो हमारे देश का कच्चा माल है वो ख़त्म हो जाए, क्या हम माल आगे भेज पाएंगे? क्या फिर ये जो हमारा माल था वो आगे जा पाएगा? और जब हमारे ही पास कुछ नहीं है तो हम आगे क्या भेजेंगे इन देशों के पास? तो ये जो है ये श्रृंखला पूरी ही, अगर एक देश के पास कोई समस्या पैदा होती है तो आर्थिक या फिर ये कहें कच्चा माल खत्म हो जाए तो वो सभी देशों को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी विभिन्न देशों में अपनी व्यवसाय
का संचालन करती हैं, जिससे उनकी गतिविधियों से जुड़े कई आर्थिक प्रणालियां परस्पर निर्भर हो जाती हैं। मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं वो कई देशों में जाकर कार्य करती हैं और अपनी गतिविधियों को मजबूत करती हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करती हैं, और कई जो देश हैं वहाँ उन्हें रोजगार तो देती हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है या ये कहें उनके जो लोग हैं उन्हें मजबूर भी कर देती है उनके पास आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आप लिख सकते हैं राजनीतिक आयाम। अब हम देख लेते हैं राजनीतिक आयाम को। राजनीतिक आयाम में पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संधियां। किस तरह से, चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से देश विभिन्न राजनीतियों में परस्पर निर्भर होते हैं। यह संगठन वैश्विक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो राजनीतिक परस्पर निर्भरता पैदा हो जाती है और ये एक दूसरे की भूमिका को निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कूटनीतिक संबंध। देश आपसी कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह संबंध व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रभावित करते हैं। यानी जो हमारे देश है वो आपस में एक कूटनीतिक संबंध के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ निर्भर रहते हैं, व्यापार पे, सुरक्षा और सांस्कृतिक, और इन सभी चीज़ों में हम एक दूसरे के ऊपर इन्हें निर्भर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक सुरक्षा। सुरक्षा किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे जैसे आतंकवाद और साइबर सुरक्षा विभिन्न देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो हमारी वैश्विक सुरक्षा है वो भी प्रेरित करती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य किया जाए, ताकि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जैसे कि हमारा साइबर सुरक्षा हो गया और आतंकवाद हो गया, इन सभी मुद्दों को खत्म किया जा सके और सभी में शांति लाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लिख सकते हैं वो है हमारा सांस्कृतिक आयाम। अब सांस्कृतिक आयाम के आधार पर देख लेते हैं। सांस्कृतिक आयाम में आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ा है। फिल्म, संगीत और साहित्य एक देश से दूसरे देश में जाकर वहाँ के समाज को प्रभावित करते हैं। यानी जो हमारे सांस्कृतिक आयाम है उसकी वजह से जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो भी बढ़ा है, क्योंकि एक देश अपनी फिल्म, संगीत और साहित्य को दूसरे देश तक पहुंचाती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आप लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड के गाने सुनते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं या फिर कोरिया सॉन्ग सुनते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट या फिर आप अभी का उदाहरण ले तो कोरिया में जो BTS है वो इस टाइम इतनी फेमस है कि हर घर में आपको उनकी BTS आर्मी मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान का ही तो उदाहरण है। देखना आपके घर में भी कोई ना कोई कोरिया की BTS आर्मी ज़रूर होगा। यानी हर कहीं हम देख सकते हैं कोरिया के जो ये BTS हैं इनों की आर्मी हर कहीं है, यानी इन्हें फॉलो करने वाले हर कहीं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सांस्कृतिक आदान प्रदान ही है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मल्टीकल्चरल समाज। अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के कारण कई देशों में मल्टीकल्चरल समाज का निर्माण हो रहा है, जिससे सामाजिक संरचना में विविधता आई है। यानी अब हम देख सकते हैं कि मल्टीकल्चरल जो समाज है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो है हमारा समाज या फिर ये कहें हमारे जो लोग हैं वो मल्टीकल्चरल की ओर जा रहे हैं। सभी लोग एक ही कल्चर को ना अपनाकर अलग अलग कल्चर की चीज़ों को अपनाते हैं, अलग अलग कल्चर की चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, उन्हें पहनना पसंद करते हैं। तो मल्टीकल्चरल व्यवस्था हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किस तरह से, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ये ज्ञान और वैश्विक प्रसार हो रहा है। यानी अब हम देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान होती हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनकी वजह से ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञान का संचार हो रहा है। देखिए मैं भी तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, कितनी दूर रहते हो मुझसे, लेकिन मैं आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हूँ। और मेरे इस चैनल को ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे देश के लोग ही देख पाएंगे, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। मेरा चैनल सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो इसे कोई भी देख सकता है। अब फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा पर्यावरणीय आयाम। अब हम पर्यावरणीय आयामों को देख लेते हैं। पर्यावरणीय आयामों में आप लिख सकते हैं
जलवायु परिवर्तन किस तरह से, देखिए जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जो सभी देशों को प्रभावित करती है। एक देश के उत्सर्जन का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। जो जलवायु परिवर्तन है वैश्विक समस्या है, इसी वजह से अगर एक देश ज़्यादा उत्सर्जन करता है यानी ज़्यादा हार्मफुल गैसें निकालता है तो दूसरे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक मुद्दा माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन और पर्यावरणीय क्षति के उत्पन्न समस्या वैश्विक स्तर पर परस्पर निर्भरता को बढ़ाती है। यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो उसके जो आदान प्रदान है वो परस्पर जो हमारी निर्भरता है उसको बढ़ाती है, ताकि जो हमारे जो संबंध हैं वो भी अच्छे हो सके और जो हमारी निर्भरता है वो भी हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियां के बीच पर्यावरणीय संधियों और सहयोग जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेरिस समझौता इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संधियां हैं उनका भी जो आदान प्रदान है और उनके जो हमारे संबंध हैं, जो हमारी संधियां है उनकी भूमिका बढ़ रही है। इसमें आप उदाहरण के लिए पेरिस समझौता लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। अब देखेंगे कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं समकालीन वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जटिल परस्पर निर्भरता व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश, संस्था या व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यानी हम कह सकते हैं आज की डेट में कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर में काम ही करता हुआ हमें दिखाई देगा। सभी देश एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर हैं और सभी देश एक दूसरे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निर्भर ही हमें दिखाई देते हैं। और इस परस्पर निर्भरता ने वैश्विक समाज को अधिक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ बना दिया है। वैश्वीकरण ने हमें इस तथ्य से अवगत कराया है कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हमारी स्थानीय समुदायों पर पड़ता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। इस परस्पर निर्भरता को समझने और उसके प्रबंधित करना समकालीन विश्व की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। यानी आप इस सारी ही चीज़ों को निष्कर्ष में लिख सकते हैं, जो कि हम ऊपर जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी वही हमारे निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। और देखिए जो निष्कर्ष है ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है निष्कर्ष को आपको याद ही करना है। जो आपने ऊपर आंसर में लिखा है, ऊपर के जो आंसर हैं पॉइंट वाइज आपको याद करने हैं, ऐसा नहीं है आप पैराग्राफ लिख कर आ जाएंगे। नहीं, अगर आप पैराग्राफ लिख कर आएंगे तो टीचर सच में आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो आपको कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज ही लिखकर आनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा 2022 में जिनेवा में 12वें WTO मित्र स्तरीय सम्मेलन में वार्ताकार भू राजनीतिक तनाव के बावजूद प्रबल हुआ। इस कथन से आलोक के दोहा दौर से लेकर हाल की ही में जिनेवा सम्मेलन तक विकासशील देशों के लिए प्रभाव और हानि का विश्लेषण कीजिए। यानी हमें इस जो WTO मित्र सम्मेलन हुआ था इसके बारे में हमें बताना है और इसमें जो हमारी भारत की भूमिका थी इसके बारे में बताना है। चलिए हम देख लेते हैं इसका विश्लेषण किस तरह से कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे इसके लाभ में आप क्या लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं कृषि सुधार। दोहा विकास एजेंडा का उद्देश्य कृषि सब्सिडी और व्यापार अवरोधी को कम करना था। विकासशील देशों ने इस देश की कुछ लाभ प्राप्त किए जिससे उनकी कृषि उत्पादकों के लिए वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ी। यानी ये जो था ये हमारी कृषि में सुधार के लिए था, जिसने जो सब्सिडी होती है उसमें थोड़ा सा सुधार की, उसमें थोड़ी सी कमी, जिसकी वजह से जो विकासशील देश हैं उनकी जो कृषि है उनमें सुधार देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं प्रवेश में सुधार। दोहा दौर के तहत विकासशील देशों को बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान की गई जिससे उनके उत्पादन का निर्यात बढ़ा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला। यानी प्रवेश सुधार किया गया ताकि जो विकासशील देश हैं वो भी बाजारों में जाकर अपने उत्पादन को बेच सकें। ठीक है, अब हम इसकी हानि देख लेते हैं। हानि में आप क्या लिख सकते हैं विकासशील देशों की मांगों की अनदेखी। दोहा दौर में विकसित और विकासशील देशों के बीच वाद उत्पन्न हुए जिससे वार्ताओं में प्रगति रुक गई। विकासशील देशों की प्रमुख मांगे जैसे कि कृषि सब्सिडी के
कटौती पूरी नहीं की गई। यानी इसमें हम कह सकते हैं जो विकासशील देश हैं उनकी जो सही मांगें थी वो पूरी नहीं की गई, और जो विकसित देश हैं उनकी और विकासशील देशों के बीच में आपस में हम टकराव देख सकते हैं। विकासशील देशों की मांग थी कि जो सब्सिडी है उसमें कटौती की जाए, उसमें कमी की जाए, पर वो पूरी तरीके से नहीं की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं असमान लाभ। दोहा दौर के परिणाम स्वरूप अधिकांश लाभ विकसित देशों को मिला, जबकि विकासशील देशों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिला। यानी हम इसमें देख सकते हैं जो विकसित देश थे उन्हें तो ज़्यादा लाभ मिला, पर जो विकासशील देश थे उन्हें कहीं भी जाकर बहुत कम लाभ मिला। यानी हम इनके हिस्से में बहुत कम लाभ को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जिनेवा सम्मेलन 2022 को। इसमें जिनेवा सम्मेलन 2022 में क्या लाभ हुए इसको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं भू राजनीतिक तनाव के बावजूद सहमति। जिनेवा में 12वें WTO मित्र स्तरीय सम्मेलन के दौरान भू राजनीतिक तनाव के बावजूद वार्ताकार एक समझौते पर पहुंचे। यह विकासशील देशों के लिए एक सकारात्मक संकेत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं आगे बढ़ सकती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि WTO जो था मित्र राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें हम बहुत सारे तनाव देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन तनावों के बावजूद भी हम सकारात्मक जो संकेत थे उन्हें देख सकते हैं, और उनमें थोड़ी सी बातचीत की गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो वार्ताएं हैं, जो बातचीत है, उसको बढ़ाया जा सके और संबंधों में सुधार किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक चुनौतियों का समाधान। सम्मेलन में वैश्विक व्यापार की चुनौतियों पर चर्चा हुई, जिसमें विकासशील देशों को इन समस्याओं के समाधान खोजने में मदद मिली। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद व्यापार पुनरुत्थान का ध्यान केंद्रित किया गया। यानी हम कह सकते हैं नई नई चुनौतियां मिली, लेकिन उन चुनौतियों का सल्यूशन किस तरह से ढूंढा जा सकता है इस बात पर भी ध्यान दिया गया। और जैसे कि हमारी कोविड-19 की सिचुएशन थी, उस टाइम पे किस तरह से हम नई नई चीज़ों को कर सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। देखिए, कोविड-19 से पहले सभी लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि सभी लोग ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेज होंगी, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, क्या कभी किसी ने सोचा था? बट कोविड-19 ने हमें ऐसा सोचने पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि हमें नए नए वेज निकालने पड़े। अब स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, जूम पर क्लासेस लेते हैं, तो वो क्या है, वो नए नए तरीके हमने खोजने शुरू करे। ठीक है, अब हम इसकी हानि देख लेते हैं। हानि में क्या लिख सकते हैं, कृषि और मत्स्य पालन में अड़चनें किस तरह से, चलिए देखते हैं। जिनेवा सम्मेलन में कृषि और मत्स्य पालन पर विवाद जारी रहा, जिससे विकासशील देशों के लिए उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया धीमी हो गई। यानी ये जो जिनेवा सम्मेलन था उसमें कृषि और मत्स्य पालन में विवाद रहा, जिसकी वजह से जो विकासशील देश हैं उनमें जो देशों में जो ऐसे क्षेत्र से जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया और मत्स्य पालन हो गए, उनकी जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा धीमी हो गई। वहाँ जो सुधार थे और वहाँ जो विकास था वो बहुत ज़्यादा धीमा हो गया, क्योंकि यहाँ पहले ही ऑलरेडी इन क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं संपत्ति सहायता की कमी। विकासशील देशों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के लिए संपत्ति सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके आर्थिक सुधार में बाधा आई। यानी जो हमारी संपत्तिक सहायता होती है उनमें कमी आ गई, जिसकी वजह से जो वो कठिनाइयाँ थी वो महसूस होने लगी और जो आर्थिक सुधार होते हैं उनमें बाधा पैदा होने लगी। ठीक है, यहाँ ये आपको पूरा ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। दोहा दौर से लेकर जिनेवा सम्मेलन तक विकासशील देशों को कुछ लाभ मिला। यानी जो विकासशील देश होते हैं उन्हें कुछ लाभ मिला। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल लाभ नहीं मिला, मिला पर कुछ मिला। ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत लाभ मिल गया, नहीं, थोड़ा लाभ मिला, मतलब बहुत कम अमाउंट में लाभ मिला पर मिला था। जैसे कि कृषि सुधार और बाजार में बेहतर पहुंच, और इनके जो लाभ है उसमें हम देख सकते हैं कृषि सुधार देखा जा सकता है, बाजारों में जो पहुंच थी उनमें थोड़ा सुधार देखा जा सकता है। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें प्रमुख मांगों को अनदेखी और असमान लाभ शामिल है। यानी इनकी जो चुनौतियां थी, जैसे कि प्रमुख मांगों की अनदेखी कर दी गई और जो लाभ था उसमें असमानता देखी गई। ठीक है, जिनेवा सम्मेलन 2022 ने भू राजनीतिक तनाव के बावजूद सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की, जो एक सकारात्मक संकेत है।
लेकिन कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में भी सुधार की आवश्यकता है। विकासशील देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इन वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी जारी रखें और अपनी मांगों को मजबूत तरीके से प्रस्तुत करें ताकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और हम लास्ट में कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, भू राजनीतिक जो असमानताएं थी, जो विवाद थे, उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ, लेकिन अभी भी कृषि और जो मत्स्य पालन है उसके क्षेत्र में हम विवाद देख सकते हैं। और उसे हासिल करने के लिए इन्हें मजबूत मांगे और सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पारिस्थितिकी की प्रमुखता हतायात हुई, टिप्पणी कीजिए। अब हमें बताना, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो पारिस्थितिकी प्रमुखता वो किस तरह से हतायात हुई, इस बारे में हमें टिप्पणी करनी है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण और स्थिति की प्रमुखता का ह्रास, यानी वैश्वीकरण और जो स्थिति है उसकी जो प्रमुखता है उसका ह्रास देख लेते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पहले कुछ दशकों में दुनिया को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अधिक जोड़ा हुआ बनाया था। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि स्थिति की प्रमुखता और महत्व में ह्रास हुआ है। स्थिति का ह्रास विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिसमें आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राज्य संबंधित शामिल हैं। इस संबंध में हम वैश्वीकरण के इस पहलू को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं: आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक। अब देखिए, इसका जो ह्रास है हम 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर देख सकते हैं। पहला आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक। अब हम इन्हीं को देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसका ह्रास देख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक क्षेत्र स्थिति का ह्रास किस तरह से, चलिए देखते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। वैश्वीकरण ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया है, जिसमें उत्पादन और व्यापार में स्थिति को महत्व कम हो गया है। कंपनियां अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कच्चा माल प्राप्त कर सकती हैं और उत्पादन प्रक्रिया को विभिन्न देशों में विभाजित कर सकती हैं। यह प्रक्रिया न केवल लागत को कम करती है बल्कि समय और दूरी की बाधाओं को भी कम करती है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है श्रृंखला, इसकी वजह से जो अब कंपनियां होती हैं वो किसी भी देश से कच्चा माल ले सकती हैं और कहीं भी उसे बना सकती हैं और कहीं भी बेच सकती हैं, जिसकी वजह से जो दूरियां हैं, जो हमारी बाधा हैं, वो कम होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां। किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालन को वो विभिन्न देशों में फैला सकती हैं। यह कंपनियां किसी भी देश में उत्पादन इकाइयों स्थापित कर सकती हैं और वैश्विक बाजार में अपनी उत्पादों को बेच सकती हैं, जिससे स्थितियों का महत्व कम हो गया है, क्योंकि कंपनियां केवल किसी विशेष क्षेत्र पर निर्भर नहीं हैं। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका भी विकास हो रहा है। अब वो एक देश से दूसरे देश में आराम से व्यापार कर लेती हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय वैश्वीकरण। किस तरह से, चलिए देखते हैं। वित्तीय बाजारों का वैश्वीकरण भी स्थिति में महत्व को कम कर रहा है। पूंजी अब आसानी से एक देश से दूसरे देशों में प्रवाहित हो सकती है। निवेश विशेष वैश्विक बाजार में निवेश कर सकता है और किसी विशेष क्षेत्र में सीमित नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जो वैश्वीकरण की बाजार व्यवस्था है, पूंजी है, वो आराम से एक देश से दूसरे देश जा सकती है। कोई भी व्यक्ति इंडिया में रहकर पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान कहीं में भी व्यापार कर सकता है और ऐसा नहीं है उसे अलग से पैसे खरीदने पड़ेंगे या फिर कुछ अलग से करना होगा, नहीं। अब एक देश के जो पैसे हैं वो दूसरे देश में आराम से जो उसकी करेंसी है उसके साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। आराम से उनका जो व्यापार है वो हो सकता है, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थिति का ह्रास। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में किस तरह से ह्रास हो रहा है। चलिए देखते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ा दिया है। अब लोग विभिन्न देशों की सांस्कृतिक मान्यताओं और जीवन शैलियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। इससे स्थिति का महत्व कम हो गया है, क्योंकि सांस्कृतिक अनुभवों और प्रवाह अब वैश्विक हो गया है। यानी अब हम देख सकते हैं जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो भी बढ़ गया है। एक देश में रहकर हम दूसरे देश की जो संस्कृति है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक मीडिया और मनोरंजन। किस तरह से, चलिए देखते हैं। फिल्म, संगीत और अन्य मनोरंजन माध्यम अब वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हैं। हॉलीवुड फिल्में, कोरियन पॉप संगीत और भारतीय सिनेमा दुनिया भर में लोकप्रिय है, जिससे स्थिति का महत्व
कम हो गया है क्योंकि सांस्कृतिक उत्पाद अब किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अब देखिए हम कह सकते हैं जो हमारे मीडिया है, मनोरंजन है, वो अब हमारी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है क्योंकि हमारी फिल्में हो गई, संस्कृति हो गई और अन्य मनोरंजन के साधन हो गए, जिसमें हमारी हॉलीवुड, कोरिया पॉप संगीत, जिसमें आप BTS का नाम सुन सकते हैं जो कि बहुत फेमस है आजकल, और जो हमारा भारतीय संगीत है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, जिसे किसी भी एक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें लिख सकते हैं शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किस तरह से, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों ने ज्ञान के वैश्विक प्रसार को संभव बनाया है। छात्र अब विभिन्न देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति का महत्व कम हो गया है। यानी देखिए अब जो है वो ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं और जो शिक्षा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन चीज़ों पे हम देख सकते हैं, हम जो बुक्स वगैरह हैं वो भी हम ऑनलाइन देख सकते हैं, जो हमारी स्टडी मटेरियल है वो भी हम ऑनलाइन देख सकते हैं, अब जो मेरे नोट्स हैं वो भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ऑनलाइन वाली स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको नोट्स दे दूँगी, सारी ही PPT मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी आपको बताऊँगी बट एट द लास्ट। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है तकनीकी क्षेत्र में स्थिति का ह्रास। अब हम तकनीकी क्षेत्र में देख लेते हैं। ठीक है, तकनीकी क्षेत्र में आप सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी। इंटरनेट ने संचार की प्रकृति को बदल दिया है। लोग अब दुनिया के किसी भी हिस्से से जुड़ सकते हैं और वास्तविक समय में संवाद कर सकते हैं, जिससे स्थिति का महत्व कम हो गया है क्योंकि संचार अब भौगोलिक सीमा से परे हो गया है। यानी इंटरनेट की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से जो हमारा संचार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में एट द प्रेजेंट यानी वास्तविक समय में भी जुड़ सकते हैं। हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, वास्तविक समय में ही तो हम जुड़ सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारी स्थिति है उसका जो भौगोलिक सीमा है या फिर स्थिति का जो महत्व है वो कम हो गया है और भौगोलिक जो सीमाएँ होती हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने व्यापार को वैश्विक बना दिया है। ग्राहक अब किसी भी देश से उत्पादन खरीद सकता है और कंपनियां अपने उत्पादन को वैश्विक बाजार में बेच सकती हैं, जिससे स्थिति का महत्व कम हो गया है क्योंकि व्यापार अब भौगोलिक सीमाओं से मुक्त हो गया है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा व्यापार है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी प्रोडक्ट हम पूरे विश्व स्तर पर खरीद सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उस देश की ही होनी चाहिए, नहीं। अब जो कंपनियां हैं वो अनदर देश में भी अपनी जो डिलीवरी हैं वो करती हैं और जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे देशों में जाकर बेचती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं वर्चुअल कार्य क्षेत्र किस तरह से कोविड-19 महामारी के बाद वर्चुअल कार्य क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। कर्मचारी अब कहीं से भी काम कर सकते हैं और कंपनियां अपनी कर्मचारियों को दुनिया के किसी भी हिस्से से भर्ती कर सकते हैं। इससे क्षेत्र में स्थिति का महत्व कम हो गया है। अब देखिए वर्चुअल जो कार्य क्षेत्र है वो भी बढ़ गए हैं। किस तरह से, देखिए जो कर्मचारी हैं वो ऑनलाइन रहकर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए ऑनलाइन रहकर पढ़ा रही हूँ। अब आपको क्या पता मैं एक क्लास में बैठी हूँ या स्टूडियो में बैठी हूँ या अपने घर में बैठी हूँ या घर की सीढ़ियों पर बैठी हूँ, आपको थोड़ी ना पता है मैं कहाँ बैठ कर आपके लिए पढ़ा रही हूँ या आपकी वीडियोस बना रही हूँ। तो जो हमारी वर्चुअल चीज़ें होती हैं वो बढ़ गई हैं और जो हमारी भूमि का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित हो गया है। अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो पर्टिकुलर मुझे एक या तो स्टूडियो चाहिए या फिर एक क्लास चाहिए, पर अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मेरी PPT देख रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ बैठकर पढ़ा रही हूँ। तो इससे जो हमारे क्षेत्र की जो सीमाएँ हैं वो कम हो गई हैं और अब मैं किसी को भी हायर कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि हाँ कोई टीचर अच्छा है पर वो यहाँ का नहीं है, बस मुझे उसे PPT देनी है, वो मुझे पढ़ा कर दे देगा, फिर मैं आपको दे दूँगी कि हाँ आप उसे देख सकते हैं। तो उससे जो हमारे क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो भी कम हो गई हैं। कोई भी एक व्यक्ति कहीं से भी रहकर पढ़ा सकता है या कहीं से भी रहकर कार्य कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में स्थिति का आभास। यानी अब हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है। यह संगठन विभिन्न देशों को एक मंच पर लाकर वैश्विक समस्या को समाधान करते हैं, जिससे स्थिति का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक निर्णय और नीति अब वैश्विक स्तर पर बन गई है। यानी हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जैसे कि हमारा संयुक्त राष्ट्र है, वैश्विक व्यापार संगठन और यूरोपीय संघ और विश्व बैंक, ऐसी बहुत सारी संगठन हैं जिनकी वजह से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंच है और अंतर्राष्ट्रीय जो दूरियां हैं वो कम हुई हैं, वो सीमित हो गई हैं, और जो हमारे राजनीतिक निर्णय है और नीति है, इन सभी में विकास देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी प्रभावित किया है। देश अब विभिन्न कूटनीतिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। इससे स्थिति का महत्व कम हो गया है, क्योंकि राजनीतिक संबंध और नीतियां अब भौतिक समस्याओं से परे हो गई हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति हैं उनको भी प्रभावित किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक नीतियों को और जो हमारे संबंध हैं उनको अच्छा बनाने में और सक्षम बनाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक सुरक्षा। अब किस तरह से हम वैश्विक सुरक्षा को देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे जैसे आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और पर्यावरणीय चुनौतियों ने विभिन्न देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे स्थिति का महत्व कम हो गया है, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे अब वैश्विक स्तर पर समाधान पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो वैश्विक सुरक्षा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। जो हमारे आतंकवाद है, साइबर सुरक्षा है और बहुत सारे ऐसी चुनौतियां जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, तो उनका जो समाधान है, उन मुद्दों को जो सुलझाना है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में स्थिति की प्रमुख का ह्रास हुआ है। आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्र में स्थिति का महत्व कम हो गया है। उत्पादन और व्यापार की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीति ने स्थिति के माध्यम से कम किया है। यह प्रक्रिया दुनिया को अधिक जुड़ा हुआ और परस्पर निर्भर बनाती है। यानी ये जो प्रक्रिया है, इसकी वजह से जो हमारे देश हैं वो अधिक जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हो पाए हैं। स्थिति का ह्रास वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच दूरी और सीमा का महत्व कम हो गया है। और हम स्थिति का ह्रास इसके विभिन्न पहलुओं में देख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा, उसको भी आप निष्कर्ष में लिखना चाहें तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो से इसे कवर करने वाले हैं। यानी आज की जो वीडियो है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 4 तक रहने वाली है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा जो और हमारा क्वेश्चन पेपर बचता है, क्योंकि देखिए अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकें। मैं ज़रूर ही आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आप जल्दी से देख पाएँ और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ और आप अपने अच्छे मार्क्स ला पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।